हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस के अन्य सुधारों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो न्यायिक सुधार थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड था उसको जानने का प्रयास किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का जो भी उसने प्रशासनिक सुधार किए और फौजदारी कानूनों से संबंधित जो भी उसके कार्य थे वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दांडिक कानून में सुधार, यानी कि ये सुधार लिखा है, ठीक है, रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। अब फौजदारी कानूनों में क्या होते थे हत्या, चोरी, बलात्कार, डकैती, ठीक है ना, इस तरह के जो अपराध हैं वो इन अपराधों क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी कॉर्नवालिस ने जो है विभिन्न प्रकार के सुधार किए, जैसे जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया। जो जिलों में फौजदारी न्यायालय होती थी उनको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय भ्रमण करने वाली अदालतें दीवानी अदालतों के साथ साथ फौजदारी अदालतों के रूप में भी कार्य करने लगीं। यानी कि जो 4 घूमने वाली अदालतें हम लोगों ने देखी थी ना दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत, जिसमें से 3 बंगाल के लिए थी और 1 बिहार के लिए, तो वो चारों जो कोर्ट्स हैं वो दीवानी अदालतों के साथ साथ फौजदारी अदालतों के रूप में भी कार्य करने लगी, ठीक है। इनकी सहायता के लिए भारतीय काजी तथा मुफ्ती होते थे। ये न्यायालय मृत्युदंड भी दे सकते थे, किंतु इस संबंध में सदर निजामत न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती थी, ठीक है। ये सदर नहीं सदर है, सदर निजामत सॉरी बच्चों, सदर निजामत न्यायालय की पुष्टि जो है वो आवश्यक होती थी। सदर निजामत न्यायालय फौजदारी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था। जिस प्रकार से हम सदर निजामत अदालत हम लोगों ने कहाँ देखी थी, सदर दीवानी अदालत देखी थी, उसी प्रकार से सदर निजामत अदालत भी थी। या सदर फौजदारी न्यायालय भी इसको कह सकते हैं। निजामत और फौजदारी का मतलब जो है एक ही होता है। अब इसमें होता क्या था कि गवर्नर जनरल को क्षमा दंड या दंड के लघुकरण की अनुमति थी। जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं ना राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना की दायर की जा सकती है, उनके पास सज़ा को क्षमा करने या उसको कम करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास दिया गया है। तो उसी प्रकार से गवर्नर जनरल के पास क्षमा या दंड के लघुकरण की जो अनुमति है वो गवर्नर जनरल के पास ही इस कार्य क्षेत्र का अधिकार था, ठीक। नेक्स्ट है, इनके अलावा भी कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानून में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, जिन्हें 1797 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम के द्वारा प्रमाणित किया, ठीक है। दिसंबर 1790 में मुसलमान न्यायाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए एक नियम बनाया गया। इस नियम के अनुसार हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर अधिक बल दिया गया, ना कि हत्या के अस्त्र व ढंग पर, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि मुस्लिम कानून में कि अस्त्र के किस प्रकार के अस्त्र या ढंग हैं उसी प्रकार से सजाएं भी तय होती थी, है ना। तो मुस्लिम लॉ में अंग विच्छेदन, हाथ का काट देना, है ना, या उंगली काट देना, कान काट देना, इस तरह की सजाएं व्याप्त थीं। तो इसके लिए ये भी नियम बनाया गया कि हत्यारे की भावनाओं पर
ध्यान दिया जाए, ना कि अस्त्र शस्त्रों पर। यदि उसकी भावना किस भावना से उसने ये कार्य किए, इस बात को ज़्यादा फोकस किया जाए और इसी आधार पर फिर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए या उनको उसी प्रकार की सज़ा जो है वो दी जाए। इसी प्रकार मृतक के अभिभावकों की इच्छा से क्षमादान या हर्जाना आदि निर्धारित करना बंद कर दिया गया। मतलब यदि मृतक का अभिभावक की इच्छा से ये हुआ कि भाई क्षमादान कर दो या हर्जाना आदि निर्धारित करके ये केस जो है हमारा बंद कर दो, तो इस व्यवस्था को भी अभी भी वो चलता है। आपस में लोग फिर समझौता कर लेते हैं बातचीत करके, है ना, या कुछ पैसे रुपया लेन देन करके मामले को जो है निपटा लेते हैं। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस चीज़ को जो है वो बिल्कुल मना कर दिया था। उसने ये कहा था कि अभिभावकों की इस प्रकार से ये मनाही नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट में अगर कोई मामला आया है तो उसकी पूरी सुनवाई होगी। ये नहीं होगा कि बाद में अभिभावकों ने कहा कि नहीं अब हमको नहीं करना है, अपना पैसा ही ले लिया या क्षमादान कर दिया किसी लालचवश। तो इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो नहीं मान्य होंगी। 1793 में यह तय किया गया कि साक्षी के लिए धर्म विशेष का मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यदि कोई गवाह है तो वो किस धर्म का है किस धर्म का नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू के खिलाफ खासकर फौजदारी मामलों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि किसी मुस्लिम का मामला है और एक कोई गवाह हिंदू भी है तो हिंदू गवाह है इसलिए उस पर जो है गवाही जो है वो नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि था क्या कि मुसलमानों पर मुस्लिम लॉ से, हिंदुओं पर हिंदू लॉ से नियम लागू होते थे, तो उसकी वजह से धर्म का एक बड़ा प्रभाव था कोर्ट में, न्यायालय में। तो उसके लिए उस प्रभाव को समाप्त करना बड़ी कठिन बात थी। इसीलिए कॉर्नवालिस ने ये कदम उठाया था कि गवाह जो है वो किस धर्म से संबंधित है, इसका मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मुस्लिम कानून के अनुसार किसी मुस्लिम व्यक्ति की हत्या से संबंध में अन्य धर्म के व्यक्ति साक्ष्य नहीं दे सकते थे। तो ये मुस्लिम कानून का अनुसार मुस्लिम लॉ था जो मैंने बताया, लेकिन अब जो है इस लॉ को कॉर्नवालिस ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। अब पुलिस प्रशासन में सुधार की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों की सफलता हेतु पुलिस प्रशासन में भी महत्वपूर्ण सुधार किए, क्योंकि पुलिसिया व्यवस्था में सुधार के बिना न्यायिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाना असंभव बात है। इसलिए कॉर्नवालिस ने क्या क्या सुधार किए पुलिस में। कलकत्ता में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। पुलिस अधीक्षक जो है वो भ्रष्ट हो चुके थे। पुलिस कार्मिकों में तत्परता एवं ईमानदारी लाने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की गई। पहला काम ये किया गया। इसने हमेशा कई अधिकारियों को कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जब कोई भी इधर उधर भटकता था तो सबसे पहले उनकी तनख्वाहें बढ़ा देता था, उसके बाद फिर उनसे निष्ठा से काम करवाने के लिए कहता था और निष्ठा प्रदर्शित करने की बात कहता था। उसके बाद भी अगर कोई अपनी निष्ठा नहीं रखता था अपने काम के प्रति, तो फिर उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाती थी। अपराधियों को पकड़ने पर पुरस्कार आदि भी दिए जाने लगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि जमींदारों के पास जो पुलिस संबंधी अधिकार होते थे कई प्रकार के, उस समय वो सारे अधिकार जो है कॉर्नवालिस ने समाप्त कर दिए। अब जमींदार अपने क्षेत्रों में डकैती या हत्या आदि अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं रहे। पहले यदि इनके क्षेत्रों में डकैती या हत्या जैसे कोई मामला हो जाता था तो उत्तरदायी ठहराया जाता था जमींदार को कि तुम अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम या तो उन्हें ढूंढ कर लाओ या तो रकम की वसूली करो, रकम का हर्जाना दो, या जैसे भी हो सब तुमको करना है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, तो इस जिम्मेदारी को जो है कॉर्नवालिस ने जमींदारों से हटा दिया। जिले की पुलिस का भार अंग्रेज दंडनायकों पर डाला गया। ठीक, यानी जिला स्तर पर जो प्रमुख अधिकारी था वो पुलिस का, वो कौन था? मजिस्ट्रेट। ठीक, नेक्स्ट,
समस्त जिलों में 400 वर्ग मील के क्षेत्र समस्त जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए अन्य पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था, दरोगा, पुलिस कर्मचारी, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था जो है पुलिसिया व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने स्थापित किया और जमींदारों के पास जो पुलिस संबंधी अधिकार होते थे उन अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कर व्यवस्था में सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए। 1787 में प्रांत को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में एक एक कलेक्टर की नियुक्ति की गई। राजस्व बोर्ड को कलेक्टरों के कार्य का निरीक्षण करने का भार भी सौंपा गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हम लोगों ने देखा था ना कि जो कलकत्ता में बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय, वो क्या करता था कि कलेक्टर के जो कार्य होते थे उनके निरीक्षण का कार्य भी इन्हीं के पास कर दिया गया। 1790 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूमि का स्वामी जो है मान लिया और इसके बाद फिर बाद में हम लोग देखते हैं 1793 के बाद से ही उसकी स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो पूरा एक अलग से हम लोग अगली क्लास में पूरा उसको पढ़ेंगे सेपरेट रूप से। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में तो उसी समय उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए जमींदारों ने एक निश्चित राशि वार्षिक कर के रूप में कंपनी को देनी स्वीकार की। 1793 में यह व्यवस्था स्थायी बना दी गई, यानी तभी से स्थायी बंदोबस्त की जो है स्टार्टिंग मानी जाती है। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स इन ट्रेड यानी व्यापार में सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि कंपनी के व्यापार विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अधिकार की मिली भगत से यूरोपीय तथा भारतीय ठेकेदार घटिया माल ऊंची दरों पर कंपनी को देते हैं। 1773 में गठित व्यापार बोर्ड के सदस्य भी अपनी कमीशन और रिश्वत के कारण इन अनियमितताओं को रोकना नहीं चाहते थे। तो ये सारी समस्याएं थी व्यापार में। ठीक है, तो अब इन सारी समस्याओं को किस प्रकार से कॉर्नवालिस दूर करने का प्रयास करता है देखते हैं। कॉर्नवालिस ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए व्यापार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी तथा ठेकेदारों के स्थान पर गुमास्तों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों के द्वारा माल लेने की व्यवस्था स्थापित की। यह व्यवस्था कंपनी के व्यापार के अंतिम दिनों तक चलती रही थी। ठीक है, और प्रशासन का यूरोपीकरण किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वभाव से ही भारतीयों का विरोधी था। वह भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखता था। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण उसने प्रशासन एवं सेना में समस्त उच्च पदों पर यूरोपीय लोगों को नियुक्त किया। उसकी नीति भारतीयों को केवल वही पद देने की थी जिसके लिए अंग्रेज उपलब्ध ना हो। ठीक है, तो पूरा प्रशासन का जो है इसने यूरोपीकरण कर दिया था और जो प्रशासन के विभिन्न क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के जो प्रमुख उच्च अधिकारी होते थे वो सभी यूरोपीय ही होते थे, ना कि भारतीय। ठीक है, यहाँ पर एक बात और याद रखना कि अपने कर्मचारियों पर या व्यापारियों पर रोक लगाने के लिए उसने एक कार्य और किए थे कि जो कर्मचारी थे कंपनी के वो अपना निजी व्यापार करते थे और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते थे। तो उसने उन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उससे अनुमति ले करके इन लोगों के भी जो वेतन है उनमें बढ़ोतरी कर दी और निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जो कि वारेन हेस्टिंग्स के समय लगाया गया था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं लगाया गया था। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय इसको पूर्ण रूप से लगा दिया गया, यानी कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार जो है नहीं लगा सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, यदि उनको घाटा होता था तो उसके स्थान पर क्या किया कि वेतन जो है वो बढ़ा दिए, यानी कि कर्मचारी को वेतन अब पर्याप्त मिलने लगा, तो अब उनको इतनी आवश्यकता नहीं थी कि वो निजी व्यापार करें। तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस ने अपने अधिकारियों को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए उनके वेतनों में बढ़ोतरी करके भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया। अब आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद
अब हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बची है, जिसको हम लोग अगली क्लास में या अगले लेक्चर में एक सेपरेट तरीके से जो उसी पर बेस होगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पर, उसी को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।